माय चैनल AW फार्मेसी सोर्स। तो आज की वीडियो हम कर रहे हैं फार्माकोलॉजी का यूनिट 1। तो उसमें से देखेंगे कार्डिक हार्ट फेलियर। सो CHF देखेंगे क्या क्या है, CHF क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कौन कौन से ड्रग CHF पे एक्ट करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, सो देखेंगे वन बाय वन जो भी पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले वो देखेंगे यहाँ पे। सो व्हाट इज CHF क्या होता है वो देखेंगे। देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF की पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है वो भी देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, तो कौन कौन से ड्रग CHF को ट्रीट करने के लिए लगते हैं वो भी देखेंगे। देन फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड, जो भी डिगॉक्सिन डिजाइटिस, उसकी फार्माकोलॉजी पेपर पॉइंट में उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्माकोलॉजी पेपर में पूछते हैं जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है CHF के, तो उसके साथ फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड पूछते हैं। कैसे कौन कौन सी डिगॉक्सिन है, डिजाइटिस है, उसकी जो भी फार्माकोलॉजी पूछती है कैसे क्वेश्चन कैसे आप देखेंगे। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग जो भी CHF को ट्रीट करने के लिए लगते हैं जैसे CHF को। देन फार्माकोलॉजी ऑफ डिजाइटिस एंड डिजाइटिस, ये दो क्वेश्चन है तो जो भी कॉम्बिनेशन है उसके साथ आता है। ठीक है, सो देखेंगे वन बाय वन पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, सो देखेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी कौन कौन ड्रग एक्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखने वाले CHF क्या होता है, उसकी फार्माकोलॉजी क्या होती है। सो देखेंगे तो CHF क्या है, एक क्रोनिक डिसीज है। क्या है, क्रोनिक, जो भी लंबे समय तक चलता है उसे क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव डिसीज है। पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट लॉस होती है, जो भी हार्ट की पंपिंग एबिलिटी हो वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। देन डिक्रीज द इजेक्शन ऑफ ब्लड आउटपुट फ्रॉम द वेंट्रिकल, जो भी इजेक्शन आउटपुट, जो भी ब्लड, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका इजेक्शन आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, सो उसकी जो भी इंजेक्शन आउटपुट है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज हार्ट हार्ट कांट प्रॉपर्ली पंप। ठीक है, जो भी हार्ट पंप होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंजेक्शन आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, सो पूरा लॉस हो जाता है। देन डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो भी देखेंगे। तो किसकी वजह से CHF होता है मैंने देखेंगे। सो एक्यूट ड्यू टू द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन, जो भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो उसकी वजह से CHF एक्यूट होगा। ठीक है, सो व्हाट इज व्हाट इज सिस्टोलिक, व्हाट इज डायस्टोलिक देखेंगे। तो सिस्टोलिक मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, जो भी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। देन व्हाट इज डायस्टोलिक, डायस्टोलिक मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, जो भी रिलैक्स होता है जब हार्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो उसे डायस्टोलिक बोलते हैं। सो देखेंगे तो कौन कौन से किस वजह से डायस्टोलिक और सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है सो देखेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे डायस्टोलिक डिसफंक्शन, सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है, कैसा होता है वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए। ठीक है, सो देखेंगे सो सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग क्या है। सो देखेंगे सिस्टोलिक डिसफंक्शन मतलब होता है कि अनेबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, जो भी हार्ट की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, सो ड्यू टू किसकी वजह से होते हैं, मसल वीकनेस, जो भी हार्ट की मसल है वेंट्रिकल की मसल है वो कैसे वीकनेस हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। सो उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज द इजेक्शन फ्रैक्शन, जो भी ब्लड का आउटपुट होता है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी जो समझ, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो पाइप आपका घर का पाइप है, जब भी उसमें से पानी फ्लो होता है, जब उसको प्रेस करते तो क्या होता है कि वो फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सो उसी मैकेनिज्म पे एक अपना हार्ट काम करता है। ठीक है, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जल्दी बढ़ जाता है, तो वो सब कम हो जाए क्योंकि अपनी मसल क्या होगी, वीक होगी। सो इसकी वजह से डिक्रीज द इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, सो उसकी से डिक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम भी आल्सो डिक्रीज हो गया। देन कॉन्ट्रैक्शन देन कार्डिक आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, सो देखेंगे अभी डायस्टोलिक फ्रैक्शन क्या होता है, डिसफंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो डायस्टोलिक डिसफंक्शन मतलब क्या होता है कि अनेबल रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल, जो भी रिलैक्स हार्ट की वेंट्रिकल होती है वो क्या होती है, रिलैक्स नहीं हो पाती। ठीक है, सो क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ अ हार्ट मसल, जो भी वेंट्रिकल होता है वो कैसा थिक हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट रिलैक्स हो नहीं पाता। तो उसकी वजह से क्या होता है और भी देखेंगे। सो ब्लड नॉट प्रॉपर्ली फिल इन द वेंट्रिकल, जो भी ब्लड, जब भी हाइड्रेसिव जो भी ब्लड अब वेंट्रिकल में आएगा तो कैसा हो गया, ब्लड इज नॉट प्रॉपर्ली फिल इन द वेंट्रिकल। ठीक है, सो दैट इज
उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल फिलिंग डिक्रीज। तो देखेंगे सो मिले जो भी अपना अभी देखेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसकी कौन कौन सी मतलब जो भी कॉज है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक डिसफंक्शन की वो देखेंगे, ठीक है। और जो भी इसकी नोट्स रहेगी यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा आपको दूंगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रहेगी, वहां से आप डाउनलोड करके ले सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग के कॉजेस क्या है, चलो देखते हैं। तो देखेंगे सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग कैसा होता है, क्यों होता है, देखेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। तो देखेंगे सिस्टोलिक डिसफंक्शन मतलब क्या है, आपको समझ आया होगा। तो क्या होता है, अनेबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की वेंट्रिकल होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, ठीक है। सो किसकी वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी से, जो भी आर्टरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है। देन वॉल्यूलर इनकॉम्पिटेंस, दैट मीन क्या होता है कि वॉल प्रॉब्लम, जो भी वॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग होता है। देन डायलेक्ट कार्डियोमायोपैथी, तो उसकी वजह से होता है, क्या होता है कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या होता है कि इनलार्जमेंट, जो भी इनलार्जमेंट ऑफ मसल और कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ वेंट्रिकल लॉस, इसमें क्या होता है देखिए। तो इनलार्जमेंट ऑफ जो मसल होती है वेंट्रिकल की मसल वो इनलार्ज होती है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि लूज होते हैं, उसकी वजह से क्या है लूज। तो अपने को मालूम है कि जब भी जो भी हमारा एज होता है, क्या होता है एज, तो हमारी जो वेसल होती है वो कैसी होती है, लूज हो जाती है, ठीक है। सो क्या होता है उसकी वजह से डायलेक्ट कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ वेंट्रिकल लॉस होती है, तो उसकी वजह से सिस्टोलिक होता नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल होता नहीं। तो देखिए देख दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है, मायोकार्डिटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेंट्रिकल ऑफ मसल, जो भी इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है कि सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग होती है। देन देखेंगे टैकीकार्डिया, दैट मीन क्या होता है कि इंक्रीज द हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती है अपनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो देखेंगे अभी डायस्टोलिक डिसफंक्शन के कौन कौन से कॉज है, ठीक है। तो देखेंगे तो ऑर्टिक स्टेनोसिस, ऑर्टिक स्टेनोसिस मतलब क्या होता है कि जो ऑर्टिक वॉल होती है वो कैसी नैरो हो जाती है, कैसी नैरो हो जाती है। देन कंजेनिटल हार्ट फेलियर, दैट मीन क्या होता है कि ये प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ से चालू होता है, कहाँ से, बर्थ से चालू होता है। सो उसकी वजह से कंजेनिटल हार्ट जो भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन होती है, ठीक है। सो देन दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है, एवी शंट, एवी शंट मतलब क्या होता है आर्टेरियोवेनस, जो भी आर्टेरियोवेनस बोलते हैं एबी को, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड वेनस, जो भी एबनॉर्मल कनेक्शन होता है आर्टरी एंड वेनस का उसका एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसकी वजह से जो भी डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग है वो हो जाती है, ठीक है। ठीक, जो एवी शंट है वो किस वजह से होता है, ठीक है। सो देखेंगे जो भी एवी शंट है उसका प्रॉब्लम है कि जो भी सर्जिकल टाइम में जो भी जो मायोकार्डियल बायोप्सी करते हैं हम, तो उसकी वजह से क्या होता है, हेवी शंट हो जाता है, ठीक है। सो देन डायबिटिक में क्या है, सो डायबिटिक में बोलेंगे डायबिटिक की वजह से कैसे होता है, ठीक है। सो देखेंगे डायबिटिक में क्या होता है, ड्यू टू ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ वेंट्रिकल ऑफ द वॉल, जो भी ग्लाइकोसाइडेशन मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे शुगर ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो हार्ट की वॉल है तो उसमें क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट वो कैसे हो, स्टिफ हो जाती है, ठीक है। सो जो भी अभी अगला जो पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है। सो अभी देखेंगे इसकी वजह से क्या हो गया, सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या हो गया कि अपना जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया। तो उसको ट्रीट करने के लिए अपने दो सिस्टम एक्टिव होते हैं, एक होगी रास सिस्टम, दूसरी एक सिम्पेटोमैटिक सिस्टम। सो देखेंगे कैसे वो एक्ट करती है और इंक्रीज जो आउटपुट है डिक्रीज हुआ वाला उसको कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो देखेंगे सिम्पेटोमैटिक सिस्टम जो है अपनी और रास सिस्टम कैसे एक्ट करता है, कैसे जो कार्डियक आउटपुट है उसको इंक्रीज करता है। आप लोगों को मालूम है कि जो जब भी हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ दैट मीन आवर ब्लड प्रेशर आल्सो लो। तो देखेंगे जो भी सिम्पैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, जब भी अपना कार्डियक आउटपुट, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है, तो क्या होता है देखेंगे हार्ट पे अपने को मालूम है कि एक अरोटा होता है, ठीक है। अरोटा एक ऐसी पॉलिटी आर्टरी होती है, तो उसमें क्या निकलेगी,
तो उस पर एक ऐसे बायोरिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो एक बायोरिसेप्टर क्या करते हैं, सेंस करते हैं। क्या सेंस करते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर हो गया डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट क्या आल्सो डिक्रीज हो गया। तो देखेंगे जब भी बायोरिसेप्टर क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, तो बायोरिसेप्टर उसको क्या करें, सेंस कर सकते हैं। तो सेंस करने की वजह से क्या होता है कि ये एक्टिव करते हैं किसको, सिंपैथेटिक सिस्टम। जो भी सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिए, ये अपना बायोरिसेप्टर है। ठीक है, एक्टिव किसको करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है। तो देन क्या करेगा, जब भी इसको एक्टिव करेगा क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लो आप लोग। ठीक है, सो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करेगा। इसमें से एक ही रिलीज करता है, कौन सा एक करता है। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, देंगे बीटा 1 रिसेप्टर, जो भी हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर रहते हैं तो उसको क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। सो जब भी बाइंड करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर, जो भी हार्ट पे जो बीटा 1 रिसेप्टर रहते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। सो बाइंड करने के बाद क्या होता है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बढ़ जाता है। देन कार्डिक आउटपुट आल्सो बढ़ जाता है। देन ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ये पूरे इफेक्ट होने के कारण जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, दैट मीन ब्लड प्रेशर आल्सो बढ़ेगा। ठीक है, ऐसी तरह से जो भी हमने सिंपैथेटिक सिस्टम है जो ऐसे एक्ट करते हैं। ठीक है, सो आप देखेंगे रास सिस्टम कैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, जब भी हमारा ब्लड लेवल कम है, और जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम है, जब भी हमारा जो वाटर लेवल है कम है, तो क्या होता है देखेंगे। ठीक है, जब भी हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है कम होता है, देन जो भी कार्डिक आउटपुट कम होता है, तो क्या होता है देखेंगे, एक मकुला डेंसा सेल होती है, मकुला डेंसा सेल। तो ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये सेल होती है डीसीटी, जो भी डिस्टिलेटेड कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो भी किडनी पे है, जो नेफ्रॉन में है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्या सेंस करती है, ये सेंस करते हैं कि जो हमारा कार्डिक आउटपुट है, जो भी हमारा ब्लड वॉल्यूम में वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया था, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी आल्सो डिक्रीज हो गया। तो कैसे बढ़ा देखेंगे, तो जब भी ये सेंस करती तो ये क्या करती, एक्टिव करती किसको, सिंपैथेटिक सिस्टम, इसी सिस्टम को एक्टिव करता है। ठीक है, जब भी एक्टिव किया, इस सिस्टम को एक्टिव किया, तो क्या होता है, तो जो नॉन एड्रेनलिन है वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो रिलीज होने के बाद क्या होता है, तो जो भी नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो गया, तो ये क्या करता है कि रेनिन को रिलीज करता है। ठीक है, जो भी जेजे सेल है उसको एक्टिवेट करके जो भी रेनिन को रिलीज करता है। तो रेनिन रिलीज होने के बाद क्या होता है, जो भी हमारा जो एंजियोटेंसिन है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, सिर्फ मैं बताऊंगा कैसे एक्ट करता है, आप मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप सिर्फ कॉपी पे लिखिए। ठीक है, सो अभी देखेंगे रास सिस्टम कैसे एक्ट करती है। देखेंगे जब भी जेजे सेल है, तो जेजे सेल पे क्या रहता है, बीटा 1 रिसेप्टर। तो बीटा 1 रिसेप्टर कैसे एक्टिव होता है, जो भी नॉन एड्रेनलिन है उसको बाइंड करता है। ठीक है, सो बाइंड करने के बाद क्या होता है, तब रेनिन रिलीज होता है। जब रेनिन रिलीज होता है तो क्या होता है, जो भी एंजियोटेंसिन 1 है, तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है, सॉरी एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन कहाँ पे कन्वर्ट है, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होने के बाद जो एंजियोटेंसिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म रहने के बाद जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। किसकी वजह से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एसीई, उसे एसीए बोलते हैं। ठीक है, देन एंजियोटेंसिन 2
बाद तो क्या होता है, जब भी उसके जो एंजियोटेंसिन 2 है वो बाइंड होता है उसके रिसेप्टर पर, ठीक है। तो रिसेप्टर पे एक्शन देखेंगे, कहाँ पे वो जाके क्या एक्शन देता है, ठीक है। सो कैसा अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ता है वो देखेंगे, ठीक है। तो रिसेप्टर के बाइंड होने के बाद वो क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को बाइंड करता है, ठीक है। जब भी 2 रिसेप्टर को बाइंड करता है तो क्या होता है देखेंगे, तो एडीएच को रिलीज, दैट इज एंटी डायबिटिक हार्मोन कौन सा है अपना, अल्डोस्टेरोन। तो अल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। तब अल्डोस्टेरोन को रिलीज होने के बाद क्या करता है, वो सोडियम वाटर रिटेंशन करता है। तो सोडियम वाटर रिटेंशन होने के बाद क्या होता है कि हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, दैट इज सेम थिंग आई एम टेलिंग अबाउट। देन जब भी क्या होता है कि दोनों बढ़ने के बाद अपना कार्डियक आउट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो देन वासोकॉन्ट्रिक्शन भी करता है, वासो ब्लड वेसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, जो भी अपना कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जब भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने के बाद अपना क्या चाहिए, सिर्फ कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्डियक हार्ट फेल है उसमें क्या हो गया, अपना जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। देन अभी इसके रिलेटेड जो भी और एक बात रहेगी, हाँ, तो जो भी अपनी सिंपैथेटिक सिस्टम और रास सिस्टम उसको दोनों को सप्रेस करने के, जब भी ये सिस्टम दोनों ओवर एक्टिव होता है, क्या होता है ओवर एक्टिव होता है, तो उसको सप्रेस करने के लिए एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं नाइट्री यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। सो नाइट्री यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, कहाँ से रिलीज होता है देखते हैं। तो भी जो भी अपने हार्ट की मसल रहती है, ठीक है, जो भी हार्ट की मसल है अपनी, जो भी हार्ट की मसल है जैसे एट्रियल वॉल, वेंट्रिकल वॉल, जो भी एंडोथेलियल वेंट्रिकल वॉल है, तो उसकी भी जो वॉल है उसमें से क्या हुआ, नाइट्रोयूरेटिक जो भी हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, वो रिलीज होता है, ठीक है। जब भी वो रिलीज होता है तो क्या होता है, जब एंजियोटेंसिन 1 जो भी अपनी रास सिस्टम है और जो भी अपनी सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है। जो भी उसकी एक्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वासोकॉन्ट्रिक्शन, जो भी एडीएच को रिलीज करना, उस सभी क्या करते हैं, एक्शन को सप्रेस करता है, ठीक है। सो अभी देखेंगे जो भी ड्रग ट्रीट करते हैं उसको सीएचएफ पे, सो उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसकी एक्शन देखेंगे, कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं वो देखेंगे, जो देखेंगे। चलो सो अभी देखेंगे सीएचएफ को ट्रीट करने वाले ड्रग, यहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन लिखा है मैंने, उसमें से देखेंगे कौन कौन से ड्रग सीएचएफ को ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो बीटा ब्लॉकर में देखेंगे बिसोप्रेलॉल, मेटाप्रोलॉल, कार्वेडॉल। तो ये ड्रग है वो बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। कार्वेडॉल जो है नॉन सिलेक्टिव है, तो वो बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर पे और अल्फा 1 भी रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है, ठीक है। मेटाप्रोलॉल इज सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर है उसे बोलते हैं, ठीक है। देन एसी इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, रामिप्रिल, लेसिनोप्रिल, वो क्या करता है, एसी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। देन एआरबी दैट मीन द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो भी एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है। दैट मीन जब भी एसी इनहिबिटर और एआरबी रिसेप्टर सेम फंक्शन करते हैं लगभग। देखिए क्या होता है, जब भी हम बोलते हैं कि वासोकॉन्ट्रिक्शन होता है, कि वासोकॉन्ट्रिक्शन अब ये ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, वासो डायलेशन होगा, ठीक है। जो भी एंटी डायबिटिक हार्मोन रिलीज हो रहा था, जस्ट लाइक मान लो कि हम बोल सकते कि जो भी अपना कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो भी अपना अल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, सोडियम जो भी वाटर रिटेंशन और सोडियम रिटेंशन का नहीं करेंगे, ठीक है। देन डायबिटिक्स में कौन कौन से हाई सीलिंग डायबिटिक जैसे लाइक फ्यूरोसमाइड देखेंगे, बिमेटाइनिन, ये क्या करेंगे, जो ये जब भी ड्रग ओवर टाइम जो भी बोलते हैं लॉन्ग टाइम तक लेंगे तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। दैट मीन देयर कितना भी लेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। सो देन वासोडाइलेटर में कौन कौन से आते हैं, आइसोसॉर्बिट, डायनाइट्राइट और हाइड्रोलाइसिन, ये क्या करेंगे, एनओ को रिलीज करेंगे, फॉलो करेंगे इसको, साइकिल एएमपी फॉलो करेंगे और मसल को रिलैक्स करेंगे, ठीक है। देन आइनोट्रोपिक ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी फार्माकोलॉजी सीएचएफ की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, तो देखेंगे इसकी हमारा जो भी इसकी फार्माकोलॉजी आप देखेंगे, ठीक है। चलो अभी देखेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ डिजाइलिस की फार्माकोलॉजी कैसी है, क्या क्या लिखने का उसमें देखेंगे। तो फार्माकोलॉजी में लिखते क्या क्या है, तो उसमें लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
यूज लिखते हैं, साइड इफेक्ट लिखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स लिखते हैं, ड्रग इंटरेक्शन लिखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखते हैं। तो देखेंगे फार्माकोलॉजी में डिजीज के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है देखेंगे। चलो, तो डिजीज क्या करता है, जो भी अपना पोटेशियम ऑफ सोडियम चैनल है उसको कहते हैं ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ब्लॉक करने के बाद क्या होता है कि जो अपना सोडियम की लेवल है इन मायोकार्डियल सेल वो बढ़ जाती है, ठीक है, कि सोडियम बाहर नहीं जाता है, ठीक है। अभी सोडियम यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो ब्लॉक करने के बाद कहाँ पे सोडियम अंदर रह गया, तो उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है कि अपनी जो सोडियम की लेवल है मायोकार्डियल सेल में वो इंक्रीज होती है। तो सोडियम इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि वो सोडियम और कैल्शियम चैनल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। जब भी सोडियम और कैल्शियम चैनल है इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम की लेवल है वो बढ़ जाती है। क्यों, दैट इज कारण, जो भी अपना रीजन क्या है उसमें बताएंगे। तो जब सोडियम एक्टिव करता है सोडियम और कैल्शियम चैनल को, तो अपना जो सोडियम और कैल्शियम का एक्शन बढ़ जाता है। सो उसकी वजह से कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन जो अपना सेल में वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी आती है, ठीक है। सो उसके बाद देखेंगे उसके यूज, साइड इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग इंटरेक्शन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। चलो अब देखेंगे उसके यूज, साइड इफेक्ट, ठीक है। सो यूज क्या है उसका, डिजीज का यूज क्या है, हार्ट रिदम प्रॉब्लम और सीएचएफ, जो भी हार्ट रिदम प्रॉब्लम, दैट मीन्स बोल सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं कि जो भी इरेगुलर अपनी हार्ट बीट है उसको ट्रीट करने के लिए हम डिजीज का यूज करते हैं। देन सीएचएफ, कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम, उसका भी ट्रीट करने के लिए हम ये का यूज कर सकते हैं। देन साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है उसके, साइड इफेक्ट जैसे कि हेडेक बोल सकते हैं, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, इंसोमिया, हाइपरटेंशन, वोमिटिंग, पाल्पिटेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये पूरे उसके साइड इफेक्ट है, ठीक है। देन उसकी फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक में देखेंगे जैसे कि उसके एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके हाफ लाइफ क्या है, उसके एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है, वो देखेंगे पूरा, देखेंगे, ठीक है। सो फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगा 70 to 80% ओरल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो भी इंटेस्टाइन में से उसका ओरल ऑब्जर्वेशन होता है, दैट मीन ऑब्जर्वेशन होता है। सो देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टिश्यू में, पूरा टिश्यू में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन हाफ लाइफ क्या है उसकी, 26 to 45 आवर्स उसकी हाफ लाइफ है। देन एक्सक्रीशन बाय द किडनी, ठीक है। देन अपना रह गया ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। आप ड्रग इंटरेक्शन देख लो, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन जब भी प्रेगनेंसी रही थी उसके साथ नहीं लेने का। देन जो भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है उसके साथ भी ये ड्रग नहीं लेने का, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी टॉपिक लेके, जैसे अपना रह गया अभी एंटी एरिथमेटिक, जो भी एंटी हाइपरटेंसिव, ऐसे जो भी टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।